चैट को लगा दो आप। मैं किसी की कॉपी दिखा सकते हो आप लोग? जनजाति वाला टॉपिक, ट्राइब्स जो लिखवाए हैं ना, जनजातियों की समस्या हमने लिखवाया था। जनजातियों की समस्या लिखवाया है हमने। लिखवाया है। भूमि, हेलो, समस्या नहीं लिखवाया था, पीडीएफ का लिखा हुआ था। और भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन अधिनियम ये लिखवाया है या ये भी पीडीएफ है? पीडीएफ। तो जो जनजाति का पीडीएफ मैंने दिया है उसमें ये नहीं है। भूमि अधिग्रहण में जनजातियों का प्रावधान तो पीडीएफ मैंने दिया है, दिया है ना, लिखवाया है मैंने। हो गया, हो गया। एक बच्चे ने दिया है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 और भारतीय जनजातियां, इसका पीडीएफ नहीं मिला है। मेरे ख्याल से क्लास में भी लिखवा दिया है और पीडीएफ में भी दे दिया है। पीडीएफ दिया है ना? कल के क्लास में नहीं मिला, जनजाति वाले में पीडीएफ नहीं मिला है। एनीवे देख लेते हैं हम। गुड इवनिंग ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।
सर, हिंदी साहित्य में जो प्रचलित शब्द है जिसका एग्जाम में अत्यधिक महत्व हो, अगर आपके पास हो तो उसको प्रोवाइड करा दे, ये किस तरह का शब्द? किसी बच्चे ने लिखा है। क्लास शुरू किया जाए। वृद्ध का पीडीएफ नहीं मिला है। मैं ऐसा, हेलो, एक काम करो थोड़ा सा आप लोग, कि जैसे क्लास खत्म हो तो मैं क्या क्या पीडीएफ में लिखवाया हूं वो आप हमको एक लड़का नोट करके दे दे। ये पॉसिबल है? 2-3 टॉपिक 4 टॉपिक जो लिखवाता हूं तो दे दोगे तो फिर उसी दिन अगले दिन मैं पीडीएफ उसका प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कोई मिस नहीं करेगा। कुछ छूट गया है, यही करना चाह रहे हो ना? क्या टॉपिक छूटा है? सूचकांक, और कुछ नहीं ना? और जनजाति का समस्या वाला, यही है, और तो कुछ नहीं है। जनजाति में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जनजातियों का प्रावधान तो मिल गया है, बच्चे ने लिखा था। 1894 वाला पूरा डिटेल इंडियन सोसाइटी में हम कराते हैं, ठीक है। ये जनजाति वाला केवल प्रोविजन मैंने थोड़ा सा लिखवाया, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दरअसल आज मुझे बहुत नींद आ रही है, सो नहीं सकता हूं, मजबूरी है, तो सोते सोते पढ़ाऊंगा, आप लोग भी सोते सोते पढ़ लेना। आज के लिए माफ है सब कुछ। बचपन में हम लोग, हेलो, बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो बहुत छोटे बच्चे थे और कुछ बड़े बच्चों के पास चले जाते थे खेलने के लिए। मान लो हम लोग 6 साल 5 साल के हों और 10 साल 12 साल वाले बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उनके सामने बड़ा द्वंद्व होता है कि अगर हम लोगों को नहीं खिलाएंगे तो माँ बाप डांट के उनका भी खेलना बंद कर देंगे। तो हम लोगों को भी उस खेल में शामिल करते थे और कह देते थे कि इसके लिए दूध भात रहेगा। दूध भात समझते हो ना? मतलब खेल का कठोर नियम इसके ऊपर लागू नहीं होगा। और हम लोग भी उसी में दौड़ते रहते थे, कूदते रहते थे, जैसे लगता था कि हम लोग भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। तो आज सोने के लिए दूध भात है। हम लोगों ने, हेलो, हम लोग एक कमजोर समुदाय के रूप में, एक कमजोर वर्ग के रूप में, चाइल्ड, बच्चा, पढ़ना शुरू किए थे। और फिर हम लोगों ने बच्चों का परिभाषा भी दिया था। फिर हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी समस्याओं की भी चर्चा की थी, क्योंकि बच्चे कई तरह के हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। अब 17-18 साल के बच्चों की समस्या और 6 महीने के बच्चों की समस्या में अंतर है। एकदम गरीब के बच्चों की समस्या और एक औसत परिवार के बच्चों की समस्या में अंतर है। कुछ बच्चों की समस्या कुपोषण वाली है, हेल्थ वाली है, तो कुछ बच्चों की समस्या अपराध में फंसे हुए बच्चों की है। तो सब समस्या का एक तरीके से निदान संभव नहीं है। और इन समस्याओं को या इन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए
एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है। ये चीज 2013 के बाल नीति में हमारी सरकार ने कंसीडर किया। हम लोग बाल नीति पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले संवैधानिक और वैधानिक प्रयास जो हम लोगों ने देखा, संविधान में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है, क्या कानून बनाया गया है, उसकी समीक्षा, और फिर उसी का एक्सटेंशन पे 2-3 ठो डिटेल टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें आपका पहला टॉपिक है, अपने कॉपी पर लिखिए, नेशनल कमीशन, हिंदी में लिखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सॉरी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे आजादी के समय से ही जब सामाजिक न्याय संविधान के आदर्श में रखा गया तो हर कमजोर तबके के प्रोटेक्शन की बात की गई। इसमें बच्चे भी थे, फलतः संविधान के अनुच्छेदों में इनके लिए उल्लेख किया गया, लेकिन इन पर फोकस्ड हुए हम लोग 1980 के बाद। और जब 1989 में, उसके पहले हम इनको एक कमजोर समुदाय मानते थे और इनके प्रति हमारा नजरिया वेलफेयर का था, कल्याण का था। बच्चे हैं, इनका भला, एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है कि इनका कल्याण करे और उनके कल्याण को केंद्र में रख करके इनके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते थे। लेकिन जब 1989 में यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का आयोजन किया गया और हमने उसको स्वीकार किया, तो हमारे यहां भी अब बच्चों के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण की जगह अधिकार वाला दृष्टिकोण केंद्र में आया और बच्चों के अधिकार पर फोकस्ड होकर के हमारी सरकार ने इनके बारे में सोचना शुरू किया। इनके अधिकार को दिलाना है, इनके अधिकारों की रक्षा करनी है, इनके अधिकारों को संरक्षित करना। और 90 के दशक के बाद इनके लिए प्रयास हम लोगों ने तेज किया और इसी प्रयास की प्रक्रिया में महसूस किया गया कि जिस तरीके से हर कमजोर तबकों के विकास के लिए, रक्षोपाय के लिए किए जा रहे प्रयासों के ऊपर निगरानी रखने वाली, इवैल्यूएट करने वाली एक संवैधानिक निकाय बनाई गई है एससी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, तो इनके लिए भी एक होना चाहिए। और बाल संरक्षण नहीं, बाल अधिकार को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि अधिकारवादी दृष्टिकोण केंद्र में आ गया था, इसीलिए 2005 में एक अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के तहत 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है? हर तरह के आयोग की तरह इसका काम भी है कि बाल अधिकार के संरक्षण या बाल कल्याण, क्योंकि बाल कल्याण के अप्रोच को छोड़ा नहीं गया, बाल कल्याण या बाल अधिकार के संरक्षण के दिशा में हमारी सरकार जो जो कर रही है उसका मूल्यांकन करना कि वो कहां तक सफल हुआ है और कहां तक सफल नहीं हुआ। अगर किसी भी बच्चे के साथ ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसको देखना, उनकी शिकायतों को सुनना, शिकायतों को जांच करना, शिकायतों का निपटारा करवाना, इनके लिए किए जा रहे प्रयासों पर निगरानी रखना,
इनके लिए प्रयास करने वाले जो संस्थान और संगठन है इन्हीं का, उनके ऊपर निगरानी रखना, उनका सर्वेक्षण करना, देखना कि ये इनके लिए जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इनके अधिकारों के संदर्भ में, इनकी समस्याओं के संदर्भ में अनुसंधान करना, रिसर्च करना, रिसर्च के द्वारा इनकी और कुछ नई नई समस्याओं की पहचान करना, इनके डाइवर्सिटी को देखना, क्योंकि अलग अलग तरह के हैं, इनकी समस्याएं भी एक जैसी नहीं है, अलग अलग तरह की है, और इनके अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए क्या बेहतर समाधान हो सकता है, इसका उपाय बताना। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको विशेष सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे बच्चों की पहचान करना और ऐसे बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा का उपाय प्रस्तावित करना, ताकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर सके। यही है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य। अगर हम इनके कार्यों की समीक्षा करें तो निश्चित रूप से इनके कार्यों से बच्चों का संरक्षण संभव हुआ है, उनके अधिकारों का संरक्षण संभव हुआ है, और उनके लिए जो क्रियाकलाप किए जा रहे थे उस क्रियाकलापों में सुधार भी हुआ है। ये इन्हीं का अनुशंसा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में संशोधन 2015 में किया गया। ये इन्हीं की अनुशंसा का परिणाम है कि 2012 में बच्चों के यौन शोषण से रक्षा के लिए कानून का निर्माण किया गया। तो इनके जो भी सुझाव आते हैं सरकार ने उसको कंसीडर किया है, और आज बच्चों के अधिकारों का काफी हद तक संरक्षण संभव हुआ है। लेकिन अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से इसलिए दूर हैं क्योंकि इनके अनुशंसाओं को सरकार गंभीरता से अभी भी नहीं लेती है। इनके सभी सुझावों और सलाहों को सरकार कंसीडर नहीं करती है। सरकार योजनाओं का निर्माण करते समय कहीं न कहीं अपने राजनीतिक हितों को केंद्र में रखने का प्रयास करती है, जिसके चलते वास्तविक बाल हित उपेक्षित हो जाता है। इसलिए जरूरत है इन कमियों को दूर करने की, तभी जाकर इस आयोग की प्रासंगिकता सफल हो पाएगी। काफी है, इसी टाइप से लिखना है, इसी टाइप से डायमेंशन आएगा। क्या कार्य हैं, या फिर अक्सर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिस कमजोर तबके के लिए ये संगठन बनाया गया है उस कमजोर तबके के रक्षोपाय के लिए ये आयोग कहां तक सफल रहा है, कहां तक सफल नहीं रहा। ठीक है बच्चा, यही है आपका एक टॉपिक जिसको थोड़ा सा चर्चा मैंने वहां पर किया था और यहां पर मैंने डिटेल चर्चा कर दिया। ओके, यहां अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम है सब चीज की ये समीक्षा करती है, अनुसंधान करती है और सही उपाय सुझाती है। ये बाल सुधार गृह, किशोर संरक्षण गृह आदि का निरीक्षण भी करती है। तो मैंने एक ही लाइन में कहा कि जितने भी संस्थाएं हैं उनका सर्वे करना, उनका निरीक्षण करना, वहां जाना कि वो सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारे के सारे काम इस आयोग के हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक बार रीडिंग डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। तो जो हेडिंग डाले हो उसके नीचे एरो देकर प्यार से लिखो पीडीएफ नोट्स। छोड़ूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, और इससे ज्यादा की जरूरत भी आपको नहीं है। हाथ से कॉपी में लिखो या लिखा हुआ मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। मेरे साथ ना करो, अकेले करो, बिना किए हुए कुछ होने वाला नहीं। लिख दिया आपने। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट
2012 2012। इसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये नाम पॉपुलर है, अक्सर आप इसको सुनते होंगे, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, आदि आदि। भारत में बच्चों के प्रति लगातार यौन अपराध में वृद्धि हो रही थी और बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा दिलाने के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। (1989) में जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड था, सरकार ने जब उसको कंसीडर किया तो हर स्तर पर बच्चों के अधिकार प्रदान करना जरूरी हो गया था। इसलिए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि बच्चों के यौन शोषण से उनको सुरक्षा दिलाने के लिए भी एक कानून होना चाहिए। अभी तक हमारे नजरिए में था कि महिलाओं का ही यौन शोषण होता है और हमने शुरुआती दिनों में महिलाओं के यौन शोषण की सुरक्षा के लिए कानून भी बना रखे थे और कानून भी बना रहे। लेकिन बाद में हमारी सरकार ने समझा कि महिलाओं का ही नहीं, बच्चों का भी लोग यौन शोषण करते हैं। बहुत सारे बच्चे यौन शोषण के शिकार हैं, अपने रिश्तेदारों के द्वारा किए जा रहे यौन शोषण, अपने सीनियर के द्वारा किए जा रहा यौन शोषण, जहां वो पढ़ते हैं कई अध्यापकों के द्वारा उनका यौन शोषण किया गया। ऐसे केसेस हमारे सामने आए, सरकार के सामने आए। एनसीआरबी ने इस तरह के ढेर सारे डेटा जब प्रस्तुत किया तो सरकार का ध्यान इधर गया और अब तो सरकार और एक कदम आगे बढ़कर सोच रही है कि केवल महिलाओं और बच्चों का ही यौन शोषण नहीं होता है, ट्रांसजेंडर का भी यौन शोषण होता है। तो नए कानून में 2 साल की सजा शोषण करने वाले को दी, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। पुरुषों का भी यौन शोषण होता है, अभी तक उनके यौन शोषण के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग आज के डेट में जोरों पर है और यह एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ। तो स्त्रियों के यौन शोषण से एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने 2013 में एक नया कानून बनाया, जिसको हम पॉक्सो के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2000। इस कानून में सबसे पहले, इस कानून में 2012 में लागू हुआ, इस कानून में बच्चों के यौन अपराध को डिफाइन किया गया कि क्या 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 इनके प्रति यौन अपराध हो सकता है और इसमें लगातार संशोधन करके इसका विस्तार भी किया गया। शुरुआती दिनों में महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ यौन अपराध की परिभाषा बहुत संकीर्ण थी। अब यौन अपराध की परिभाषा को काफी व्यापक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न या बलात्कार की एक तरह से कहो तो परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया गया है। और बलात्कार के अंतर्गत किसी लड़की के शरीर को अगर बुरी नियत से आप स्पर्श करते हो, यह भी यौन उत्पीड़न कहलाएगा, यह भी बलात्कार कहलाएगा। यानी पूरा मामला उस लड़की के ऊपर निर्भर करता है कि लड़की जब क्लेम करती है आपके ऊपर
मुकदमा दर्ज करती है तो आपको उस कानून के तहत आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये पॉक्सको नहीं, लड़कियों के बारे में मैं कह रहा हूं। उसी तरीके से बच्चों के संदर्भ में भी इस कानून को विस्तारित किया गया कि किस किस तरह के एक्ट को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और विस्तारित इतना ज्यादा इसलिए किया गया ताकि यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों में डर उत्पन्न किया जाए और इस तरह के अपराध को रोका जाए। इसके पीछे एक दूसरा इस कानून का पक्ष है सजा। किस तरह के यौन उत्पीड़न करने वाले को कठोर सजा का प्रावधान किया जाए ताकि वो इस तरह की गलती न करे और बच्चों के यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके। और कठोर सजा में थोड़ा सा ध्यान दिया गया कि यौन उत्पीड़न कौन कर रहा है और जिसका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है उसका उम्र क्या है। यहां पर बच्चा मतलब 18 साल माना गया और 18 साल तक के बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए को अपराध कहा गया और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में इसमें चर्चा चली कि अगर 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे यानी 16 से 18 वर्ष के बच्चों के प्रति थोड़ा सा कानून में नजरिया उदार बनाया जाए और अगर 16 से 18 वर्ष के बच्चे सहमति से यौन संबंध स्थापित करते हैं। हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति का तेजी से प्रसार हो रहा है। 16 से 18 वर्ष के जो बच्चे बच्चियां हैं वो +2 में चले जाते हैं, 12 में पढ़ते हैं। और जिस तरीके से पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से हमारे भारत की यौन नैतिकता में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से हमारे भारत में यौन संबंधों में खुलापन के पक्ष में जनमत बन रहा है, बच्चे लिव इन में रहना शुरू कर दिए हैं, तमाम तरह के जो बदलाव हैं, यहां पर एक कॉमन फिनोमेना है कि 16 से 18 वर्ष के बच्चे सहमति से यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। और आपने कानून बना रखा है कि 18+ अगर सहमति से यौन संबंध स्थापित करते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है। हमारा भारत का कानून यही है। बिना विवाह के भी यदि कोई यौन संबंध स्थापित करता है और दोनों वयस्क हैं और दोनों सहमति से करते हैं तो ये कहीं से भी अपराध नहीं है। यानी हमारे कानून में विवाह पूर्व यौन संबंधों को और मान्यता मिली हुई है। और अगर 18 वर्ष के 1 महीना पहले अगर कोई करे तो उसके लिए इतना कठोर दंड ये तर्कसंगत नहीं है। तो थोड़ा सा 16 से 18 के लड़का लड़की अगर सहमति से यौन संबंध स्थापित करते हैं तो इसको इस कानून से बाहर निकाला जाए। सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन सरकार ने यह बात जरूर की कि अगर बहुत छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध कोई करता है तो उसको बड़ा अपराध माना जाए और उसके लिए कठोर दंड किया जाए। और 17-18 वर्ष के बच्चों के प्रति कोई यौन अपराध करता है तो उसको प्रति थोड़ा सा कठोरता में कमी लाई जाए। तो जो दंड का प्रावधान है वो आयु के हिसाब से अलग अलग किया गया। पहला पॉइंट, दंड का प्रावधान है वो बलात्कार की कैटेगरी के हिसाब से, यौन उत्पीड़न की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग किया गया। और जो दंड का प्रावधान है वो उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति के आधार पर भी अलग अलग किया गया। यदि उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति कोई गरीब नजदीकी रिश्तेदार है, कोई शिक्षक है या कोई सरकारी अधिकारी, तो उसके ऊपर ढेर सारा दंड होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिस पर बच्चे भरोसा करते, ये वो लोग हैं जिन पर सरकार भरोसा करती है, जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी। और शिक्षक वो है जो हमारे समाज का आदर्श है। अगर ये लोग यौन उत्पीड़न करते हैं तो केवल बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा ही नहीं होती है, बच्चों के मनोविज्ञान पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, समाज से उसका भरोसा टूटता है, ये बहुत हानिकारक है। इसलिए उनके लिए दंड का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा मेरी बात? तो आगे की धारा में निकटतम व्यक्ति के लिए अगर यौन अपराध करता है विश्वास पात्र अधिकारी,
तो इसको अत्यंत क्रूरतम और संगीन अपराध माना जाएगा और इनका दंड कड़ा होगा। सामान्य व्यक्ति जो भी होंगे, जरूरी नहीं है कि यौन उत्पीड़न में सफल हो। अब मैं डेली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, बात समझ में आ गया? क्योंकि उसके चक्कर में दिक्कत होती है, मैं कंसेप्ट नहीं समझा पाता हूं, तो मैं कंसेप्ट समझाता चलूंगा, बाकी मैटर है आप पढ़ लें। जो यौन उत्पीड़न में सफल हैं वो तो सजा मिलेंगे ही, उनको भी सजा का प्रावधान है जो सफल नहीं हुए। यानी अगर आपने एफर्ट किया तो आप इस अपराध के दायरे में आते हैं और आपको सजा मिलेगी। और यही नहीं, इस कृत्य में जो सहयोगी हैं उनके लिए भी दंड का प्रावधान किया। तो कुल मिलाकर के पर्पस यही था कि इनके प्रति होने वाले यौन अपराधों को रोका जाए। ठीक है। इसके बाद इस कानून में बच्चों को हित को सबसे अधिक महत्व दिया गया। तो एक तो बच्चों का हित है कि उनके साथ कोई यौन उत्पीड़न का बर्ताव न करे, पर दूसरा हित उनके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ, और उनके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ इस सेंस में है कि अगर पुलिस उनके घर में आती है, वो यौन उत्पीड़न के शिकार है और पूछताछ करती है, तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। यस, अगर स्कूल में सबके सामने कानून कह रहा है कि बच्चे का भला हम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ बेटा ऐसा किया है, लेकिन समाज में बच्चा तो समझेगा ना कि सब जान गए, और सब जान गए जिसके कारण उसका प्रतिष्ठा गिरा स्कूल में। सब लोग जाने न जाने, तो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए स्पेशल जांच का प्रावधान किया गया, जहां जो आईओ होगा, जांच अधिकारी होगा, वो बच्चों से समय लेकर घर जाएगा, थाने में नहीं बुलाएगा। बच्चा और उसके अभिभावक तब उसको समय देंगे जब कम से कम लोग देखने जानने वाले हों, ताकि इस अपराध की सूचना बहुत से लोगों को न मिले और अपराधी को दंड मिले। इसके बाद बच्चा अगर कहेगा कि पुलिस जी वर्दी में मत आइएगा, क्योंकि वर्दी में देख के मैं तनाव में आ जाता, तो पुलिस वहां आईओ वर्दी में नहीं जाएगा, एक सिविल ड्रेस में जाएगा। बच्चों से जब पूछताछ करेगा, जो उत्पीड़ित बच्चा है, तो मित्रवत पूछताछ करेगा, इस तरीके का व्यवहार करेगा ताकि बच्चों के मनोविज्ञान पर कोई असर न पड़े। मित्रवत पूछताछ का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पेशल ट्रायल का प्रावधान किया गया है। फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, स्पेशल ट्रायल हो, ये नहीं कि बेचारा 10 साल से बच्चा न्याय के लिए तड़प रहा है, तो फटाफट केस का निपटारा करके और इसको खत्म किया जाए। और यह भी ध्यान में रखा गया है कि बच्चों की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाए। मीडिया पर कंट्रोल किया गया है कि इस तरह के केस अगर कहीं पर भी होता है, तो हे पत्रकार जी, हे मीडिया जी, आप इसको अपने चैनल पे, अपने अखबारों में नहीं छापेंगे। बाकी बलात्कार का केस या सारी चीजें होता हो छापेंगे, ये केस आप नहीं छापेंगे। ये केस बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना बच्चे के परमिशन के ये पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस कानून का यही पर्पस है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से पूरी तरह सुरक्षा दिया जाए। यही है कानून। मैंने आपको दिखा दिया तीनों तरह का अपराध। यौन उद्देश्य से बच्चों का व्यापार भी यौन अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। सजा देख लो कितना है, आजीवन कारावास तक, और 2020 में कर दिया गया मृत्यु दंड तक, मृत्यु दंड तक। अब होता क्या है बच्चा कि एक केस पर अगर हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, तो एक लड़का एक लड़की दोनों 18 वर्ष से 1 महीने कम आयु के हैं, दोनों सहमति से यौन संबंध स्थापित करते हैं। लड़की ब्लेम करती है कि इसने हमारे साथ जबरदस्ती की, यौन उत्पीड़न किया। यौन उत्पीड़न में शारीरिक जबरदस्ती आज के डेट में कहीं नहीं माना जा रहा है।
मैंने आपको 375 या नए वाले धारा 63 के बारे में बताया था कि सहमति से भी हो, और वो कहती है कि ये सहमति डरा के, धमका के, कोई भय दिखाकर, कोई लालच देकर किया गया है या लिया गया है तो भी वो उस कानून के दायरे में आएगा। और ऐसे में अगर उस बच्चे को आजीवन कारावास और मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उस बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए बातें उठ रही थी कि 16 से 18 वाले को इस केस से हटाया जाए। सरकार ने इसको और रेशनलाइज किया कि केस से नहीं हटाया, उस तरह के अपराध के लिए दंड का प्रावधान थोड़ा कम कर दिया। क्लियर है? और थोड़ा सा ये जुडिशियरी के विवेक पर छोड़ दिया। आजीवन कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान। अत्यधिक गंभीर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में दोषी को अपने ही दोष सिद्ध करने का दायित्व होगा। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल ट्रायल, न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाएगा। मित्रवत जांच, सबूतों की रिकॉर्डिंग, अपराध का ट्रायल, मीडिया पर प्रतिबंध कि वह बिना न्यायालय की अनुमति के बच्चों की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा। बच्चों को राहत, पुनर्वास, इस कानून का प्रचार प्रसार का प्रावधान, और इस कानून का सही अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कौन देखेगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। डन। ये कानून बनाया गया 2012 में। 2012 से लेके बच्चा 2020 तक में काफी कुछ बदल गया। और 2020 से लेकर के 2024-23 में 3 साल में कोविड में इतना कुछ बदल गया कि कोविड पीरियड में जितना ज्यादा सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ा है उतना पहले नहीं था। तो लगा कि इसमें कुछ और संशोधन किया जाना चाहिए। कुछ और घटनाएं घटी। देखा गया कि बच्चों के प्रति अपराध में कमी नहीं आ रही है। एनसीआरबी ने रिपोर्ट दिया तो इस कानून को थोड़ा और कड़ा करने का प्रावधान किया गया, मृत्युदंड। ठीक है। और इसमें संशोधन किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 2020। मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को इससे 16 से 18 वाले को इसके दायरे से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी जिलों में अभी अदालतें गठित नहीं हुई है, इसलिए अदालतों का गठन किया जाए ताकि स्पीडी ट्रायल और जल्दी जल्दी इनका निपटारा किया जा सके। 12 में पॉक्सो एक्ट के लागू होने के बाद यौन उत्पीड़न संबंधी मामले कम नहीं हुए। उन्नाव गैंग रेप, कठुआ रेप, एक बहुत सारी इस तरह की घटनाएं, ये सब तो काफी चर्चा में रही। कठुआ वाला, जैसे कलकत्ता का नाम लोगे तो कलकत्ता वाला अभी रेप आज के डेट में बहुत चर्चा में है। रेप हो रहा है लगातार, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो काफी चर्चा में आती है, जिसका आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, दे सकते हो। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 18 का आया, तब आवश्यक हो गया कि इस कानून में बदलाव लाया जाए, संशोधन किया जाए, और 2020 में इस कानून में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? तो धारा 2, 4, 5, 6, 9, 14 में संशोधन क्या है? मृत्युदंड। पहले भी मैंने कहा था, इस कानून को और कड़ा किया गया। दूसरा, पोर्नोग्राफी, क्योंकि पॉर्न साइट का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा और ये भी आज एआई का प्रचलन आ गया। अब इन सब चीजों को केंद्र में रख करके मैं आपको जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा तो आपका एक टॉपिक है साइबर क्राइम, है ना? तो वहां पर बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और वहां हम लोग यही पाएंगे कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो हमारी कानूनी संरचना है वो बहुत ही अपर्याप्त है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगातार तेजी से हो रहा है। तो एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और उससे जब अपराध की कई संभावनाएं बढ़ जाती है तब सरकार जागती है कि कुछ कानून में बदलाव लाया जाए और उस तरह के अपराध को रोका जाए। फिर हम लोग एक लंबी प्रक्रिया में 3-4 साल लगा देते हैं, कानून में संशोधन करते हैं और कानून बना करके उस तरह के साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास करते हैं। तब तक टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाती है और जब और एडवांस होती है तो जरूरत पड़ता है कि फिर से कानून में बदलाव लाया जाए। तो टेक्नोलॉजी आगे आगे और कानून पीछे पीछे चल रहा है, यही कहानी।
2012, 13, 14, 15, 16, 17 के बाद पॉर्न इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है आज के डेट में कि अच्छे अच्छे घर के लोग, जहां पर यौन नैतिकता बड़ी ढीली ढाली है, हमारे यहां अगर कोई विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करता है तो हमारे भारत की यौन नैतिकता कठोर रही, बड़ा खराब माना जाता है। लेकिन हमारे ही समाज में, इंडिया में ही अलग अलग समाजों में यौन नैतिकता अलग अलग है। हमारे यहां नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में भगनी को पूजते हैं, बहन की बेटी को पूजते हैं ना, मामा भगनी का संबंध पुत्र पुत्री और पिता के समकक्ष होता है। और हिंदू में ही साउथ इंडिया के हिंदुओं में मामा भगनी विवाह को प्रिफरेंशियल मैरिज माना जाता है। एक लड़के को विवाह करना है तो देखा जाता है कि उसकी भांजी कुंवारी है कि नहीं है। अगर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी भांजी से विवाह, नहीं तो फिर मामा की लड़की है कि नहीं या बुआ की लड़की है कि नहीं। सेम कहानी। तो यौन नैतिकता अलग अलग समाजों में बच्चा अलग अलग रही। हम लोग चचेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह नहीं करते हैं और मुस्लिम समुदाय में चचेरे मौसेरे भाई बहनों में विवाह होता है। हम लोग ममेरे फुफेरे में नहीं करते हैं, मामा भगनी में नहीं करते हैं, और हिंदुओं में ही साउथ इंडिया के हिंदुओं में होता है। उसी तरह से मिस्र में सगे भाई बहनों में विवाह होता है। तो हमारे अलग अलग दुनिया के समाजों में यौन नैतिकता और विवाह निषेध के नियम अलग अलग रहे। पश्चिमी समाजों में यौन नैतिकता काफी ढीली ढाली रही है, यौन संबंधों में खुलापन रहा है, और किसी लड़का का किसी लड़की से यौन संबंध होने को लोग बुरा नहीं मानते। या हम शादीशुदा हैं, मेरी पत्नी का किसी के साथ यौन संबंध है, हमें पता लग जाए तो हमको उतना बुरा नहीं लगेगा। एक भारतीय हम हैं तो बम लगा के उड़ा देंगे, हाँ या नहीं? तो अलग अलग समाजों की कहानी है। और उसी तरीके से बच्चा ये पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी लागू होता है। हमारे देश में एक कहावत है हमारे क्षेत्र में कि काठ की सौत भी स्वीकार्य नहीं है। मतलब एक स्त्री के लिए अगर उसकी पति के साथ किसी का अन्य स्त्री का संबंध है तो वो अन्य वाली स्त्री लकड़ी की भी हो ना तो स्वीकार्य नहीं है। तो ये है हमारी यौन नैतिकता। दुनिया के कई ऐसे देश हैं बच्चा जहां यौन नैतिकता शिथिल है और वहां पर अच्छे अच्छे घरों के लोग पॉर्न इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए उसमें विद्यमान पैसा ग्लैमर के कारण प्रवेश कर रहे हैं। ये नहीं, हमारे यहां अगर कोई पॉर्न इंडस्ट्री में है या कुछ इस तरह का तस्वीर तो हम खराब मानते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गरिमा का निम्नीकरण हो जाता है। लेकिन यूरोपीय समाजों में, पश्चिमी समाजों में नहीं होता है। और धीरे धीरे हमारे भारत की यौन नैतिकता में भी बदलाव आ रहा है। हमारे यहां भी पुरुषों में ये आया है और एक पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया है। हम लोग लिव इन रिलेशनशिप पे हमारा एक टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी में मैं पढ़ाता हूं, और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज भी कर दिया है, प्रचलन में भी है। लेकिन अभी भी समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया। अगर किसी भी पुरुष को पता चल जाए कि जो उसकी पत्नी शादी करके आई है उसका किसी के साथ 4 साल लिव इन में रही थी, तो वो पति और पत्नी का संबंध खराब होना तय है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। इसका मतलब इसका मतलब है कि अभी वो सूडो मॉडर्निज्म का शिकार है, छद्म कंफ्यूजन है उसको, वो क्लियर नहीं है। दोस्त के लिए उसका नजरिया अलग है। दोस्त कहता है यार मेरी एक लड़की से प्यार हो गया, चलो यार शादी करते हैं, हम गवाह बनेंगे, नहीं। और जैसे ही बहन कहती है उसकी तो तलवार निकाल लेता है। इसका मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड है, उसकी सोच अभी नहीं बदली है। बट भारत में भी बदलाव शुरू हो गया और भारत में कई ऐसे पॉर्न एक्ट्रेस को कह सकते हो, पॉर्न स्टार को अब समाज में लोग फीता काटने के लिए बुलवाते
कि वो आएगी, उद्घाटन करेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई हैं जो कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, कई हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री के रोल में है, और ये इनका आगमन पश्चिमी समाजों से हुआ है, और पश्चिमी समाजों में तो अच्छे अच्छे घरों के लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए। हमारी सरकार ने ऐसा महसूस किया कि जिस तेजी से भारत में इसका प्रवेश हो रहा है और भारत के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, भारतीय मूल के ढेर सारे लोग इससे जुड़े हैं, क्योंकि भारत की आबादी 150 करोड़ है, लगभग 145 करोड़, और 145 करोड़ एक बहुत बड़ा मार्केट होता है, देखने वाले होते हैं। आपको पता है कि क्रिकेटर जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश एक बार इंडिया से खेल ले। अरे यार, तुम न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम के एक प्लेयर हो, कौन पूछता है तुमको? न्यूजीलैंड में जिस देश की आबादी ही 1.5-2 करोड़ होगी, उस 1.5-2 करोड़ में मुश्किल से तुम्हारा क्रिकेट का मैच होगा, ऑनलाइन प्रसारण होगा, तो 10-20 लाख लोग देखेंगे, यही देखेंगे ना। तुम 10 लाख लोगों के बीच पॉपुलर हुए, और एक बार न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ मैच हो जाए तो इंडिया के 20, 30, 40, 50 करोड़ लोग देख लेंगे, तो तुम एज ए प्लेयर इंडिया के 20 करोड़ लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए, देखते देखते तुम सेलिब्रिटी बन गए, और तब इंडिया का कोई प्रोडक्ट कंपनी आसानी से तुमको हायर करके अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवा सकती है, क्योंकि अब तुम इंडिया के 20, 30, 40, 50 करोड़ लोगों के बीच पॉपुलर हो चुके हो। तो सोचो कि वो क्रिकेटर चाहता है कि एक बार इंडिया से मैच हो जाए। तो हर इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है, और हर इंडस्ट्री चाहती है कि इंडिया के बाजार के उपयुक्त प्रोडक्ट तैयार किया जाए। हमारी सरकार ने इस समस्या को आज बहुत गंभीरता से ले रही है। अभी भी हमारी सरकार के चाहने के बाद भी पॉर्न साइट को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है, क्योंकि ये केवल भारत सरकार के नियमों से नियमित नहीं हो रहा है। इस पर बहुत सारे बैन, बहुत सारे प्रतिबंध, बहुत सारी चीजें हैं। साइबर क्राइम में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन यहां पर हमारी सरकार ने समझा कि बच्चों का अगर कोई पॉर्न फिल्म बना ले या कुछ इस तरह की चीजें बना ले, तो इस तरह के अपराध को भी रोका जाना चाहिए। तो अगर बच्चों का कोई पॉर्न फिल्म बना लेता है, बच्चों को बैठाकर कोई पॉर्न फिल्म दिखाता है, या कोई इस तरह का चाइल्ड पॉर्न या पोर्नोग्राफी करता है, चाइल्ड पॉर्न का कोई भी चीज, इन सब चीजों को अपराध की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। इस 2020 के कानून में इसको भी लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया। इसके बाद सरकार ने कहा कि बच्चों के एज के हिसाब से इन सब चीजों के बारे में शिक्षा भी दी जानी चाहिए। गुड टच, बैड टच, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए। इस कानून में यह भी संशोधन किया गया, और बच्चों के या व्यक्तिगत सुरक्षा के सभी पहलुओं को उनको पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन बच्चों के साथ सरकार ने सारा सुरक्षा कर दिया, और बच्चों के साथ कोई भी मामला, कई ऐसे केसेस आए जहां 8th 9th के बच्चों ने सुसाइड किया। सुसाइड के पीछे कारण था कि कुछ इस तरह की सामग्री को उनके दोस्तों ने ऑनलाइन पे डाल दिया, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक पे डाला तो पूरा स्कूल देख लिया, स्कूल देख लिया तो क्लास में बेचारे को कहीं भी चले तो लोग हंसी मजाक करे, छोटे छोटे बच्चे उनका मजाक उड़ाए, और बेचारा टेंशन में आके सुसाइड कर लिया। ये बच्चों के साथ जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या है। तो अब ये पाया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों को सुरक्षा देनी चाहिए, ताकि उनको कोई वहां मिसयूज न कर सके। इसमें 2020 के अमेंडमेंट में इसको भी शामिल किया गया। यानी बच्चों की सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और उससे भी इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। और राज्य को कहा गया कि इस तरह के उत्पीड़न पर 0 टॉलरेंस पे काम करे, कहीं कोई बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, मतलब सख्त कार्रवाई करे। डन। इसके बाद हमने इसका समीक्षा कर दिया है कि निश्चित तौर पर यह कानून खास करके बच्चों के यौन उत्पीड़न की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में एक नया सोच है। पहले का सोच तो बस यही था कि कुपोषण का शिकार बच्चा है तो उसको कुछ कैलोरी और कुछ प्रोटीन युक्त भोजन दे दिया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा कर दी जाए, बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखा जाए। शुरू शुरू में हल्का फुल्का यही था, फोकस नहीं था। तो बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 45 में रख दिया गया, देखभाल को भी अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक में टाल दिया गया। लेकिन 89 के बाद इस पर सरकार का ध्यान गया कि नहीं, अधिकार वाला दृष्टिकोण होना चाहिए। तब जाकर के सरकार ने 45 से निकाल करके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य अधिकार होगा, उसको 21 अनुच्छेद में डाला। 2009 में कानून बनाया तो नजरिया बदला, और नजरिया जब बदला बच्चा, तो यौन उत्पीड़न को भी बच्चों के सुरक्षा पर बल दिया गया। ये एक बेहतर प्रयास है। बट लास्ट में वही कहेंगे, किसी भी कानूनी प्रयास में की जरूरत है इस कानून के बारे में लोगों को अवेयर करने की, क्योंकि आज भी हमारा समाज इस कानून से अवेयर नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं तो जान रहे हैं, तो सोचो कि एक अनजान लोग कहां से जानेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हैं, निरक्षर हैं, उनको इस कानून के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इनकी जटिलताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। पहला तो लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरा, जो प्रावधान बनाया गया उसको व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाए, क्योंकि व्यवहारिक स्तर पर अभी भी ये लागू नहीं है। लोगों को शिक्षित, जागरूक करके इसको व्यवहारिक स्तर पर लागू करके, और लागू करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी मतलब हेहर, हेहर समझते हो? नहीं समझते हो? हमारे गांव में, आप लोगों के गांव में भी, सबके गांव में एक पौधा होता है जिसको जितना भी उखाड़ो मतलब वो फिर से वापस आ जाता है। लोग उखाड़ते हैं, काटते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं, फिर वो खड़ा हो जाता है। अक्सर पहले 89 के पहले 89 के पहले जब गुरुजी लोग बच्चों को मारते थे प्राइमरी स्कूल में, अब मार नहीं सकते हैं, ध्यान रखना। और पश्चिमी समाजों में तो मां बाप भी बच्चों को नहीं मार सकते। आज टीचर भी बच्चे को नहीं मार सकता है, क्योंकि दृष्टिकोण 89 के बाद भारत में बदला है, कानून बदला है। तो जब मारते थे तो मॉनिटर को छड़ी लाने को दिया जाता था और वही छड़ी तोड़ करके वो लाता था। तो हेहर मतलब नहीं सुधरने वाला। ये तत्व आप लोगों में भी, कुछ लोगों में है। तो इसको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। इसके प्रति अभी तक जो सरकारी कर्मचारियों का रवैया है, उस रवैया में बदलाव लाया जाए, और बदलाव लाकर लोक सेवक की भूमिका निभाई जाए। ब्यूरोक्रेसी मतलब अंग्रेजी सोच वाला ब्यूरोक्रेसी नहीं। ब्यूरोक्रेसी मतलब जनता की सेवा करने वाला ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सेवा का भाव हो, जो संवेदनशील हो, और खास करके बच्चों के मामले में, दिव्यांगों के मामले में, अति संवेदनशील वर्ग के मामले में तो एग्जीक्यूट करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का संवेदनशील होना और ज्यादा जरूरी है। अभी भी हमारे पुलिस थाने में महिलाएं जो उत्पीड़ित है, दौड़ रही है, कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता। ये संवेदनशीलता नहीं है। बच्चों के मामले में भी, हर कमजोर वर्ग के मामले में संवेदनशीलता के साथ जब इस कानून को लागू किया जाएगा, तब इसका आउटपुट निकल कर आए।
यही है। इसमें एक अमेंडमेंट जो मैंने कल चर्चा किया था बच्चा, उसकी चर्चा मैं यहां कर देता हूं। 23 सितंबर, कल ही था, 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाई कोर्ट ऑर्डर रूल्स डाउनलोडिंग एंड वाचिंग चाइल्ड पॉर्न ऑफेंस अंडर पॉक्सो। ये एक बहुत कड़ा कानून कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, या इस पॉक्सो कानून का अपराध का विस्तार और ज्यादा बढ़ा दिया कि अगर कोई चाइल्ड पॉर्न अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे देखता है तो उस पर पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ध्यान देना आप। और यही नहीं, अब कोई कहे कि हम, अब कैसे होगा कि देखता है कि नहीं देखता है, कोई कहे कि हम देखते नहीं है, तो मैंने कल मुद्दा बताया था कि डाउनलोड आपने यदि कर लिया तो मान लिया जाएगा कि आप देख रहे थे, तो आपके ऊपर अपराध सिद्धि के तथ्यात्मक आधार बन जाएंगे और आप जेल जाएंगे। क्लियर है? तो आप नीचे एरो देकर लिखिए पीडीएफ। लिख लिया आपने? एक नया टॉपिक बनाइए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। जुवेनाइल जस्टिस का हिंदी क्या हुआ? किशोर न्याय। और केयर एंड प्रोटेक्शन, देखभाल और संरक्षण किसका? बच्चों का। तो किशोर न्याय, बच्चों का देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। लिख लिया आपने? बच्चा, बाल अपराध क्या होगा, बाल अपराधियों का दंड क्या होगा, क्या बाल अपराध और बड़ा अपराध एक ही है, इन सब के लिए अलग करना जरूरी था। हमारे यहां सीआरपीसी और आईपीसी दो ऐसे प्रावधान रहे हैं। आईपीसी इंडियन पैनल कोड, जिसकी जगह अब आ गया भारत न्याय संहिता, उसके पहले था आईपीसी। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था। हम लोगों के अलग अलग कृत्य जो हम करते हैं, उसमें कौन सा काम अपराध है, उसको डिफाइन किया गया था। और 1973 में एक सीआरपीसी को लागू किया गया, जो इस तरह के अपराध में हमारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया को बताता था। और इसी के तहत हमारे यहां अपराध नियंत्रण का काम होता था। 1986 में किशोर न्याय अधिनियम पारित किया गया। और किशोर न्याय अधिनियम में शुरू में बच्चा मतलब 14 साल का, तो किशोर मतलब 16 साल। तो 16 साल तक के, कल मैंने 14 साल कर दिया था, थोड़ा अभी कानून में वो मैं सुधार दूंगा।
16 साल तक के बच्चे को किशोर मानते हुए उनके द्वारा किए गए अपराध के दंड का प्रावधान किया गया, लेकिन वो सामान्य सा था। लेकिन जब 1989 में यूएन कन्वेंशन हुआ बच्चों के अधिकारों पर, तो आवश्यकता महसूस हुई कि इस कानून में बदलाव लाया जाए और किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 पारित किया गया। 2000 में एक नया कानून बनाया गया और इसमें बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया, बट बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध को बहुत ज्यादा कैटेगराइज नहीं किया गया और दंड में भी यही किया गया कि 3 साल तक उनको सुधार गृह में भेजा जाएगा, क्योंकि ये बच्चा है। 16 साल तक के उम्र का व्यक्ति बच्चा है और इसको सजा तो नहीं दिया जाएगा ना वयस्क की तरह। इसको सुधार गृह में भेज दिया जाए, वहां सुधारा जाए और सुधार करके फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि पहला अपराध है ये, बचपना में किया है। अगर जेल जाएगा, अपराधियों के साथ रहेगा, तो हो सकता है कोई बड़ा खतरनाक अपराधी बन के निकले। इन सब चीजों के मद्देनजर इनको 3 वर्ष के सुधार गृह की सजा का प्रावधान किया गया। क्लियर है? दो 2000 के बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटी। एक घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी थी कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में बच्चे की उम्र को 18 साल माना गया था, लेकिन भारत में 18 साल नहीं माना गया था, भारत में 16 साल था। तो एक मांग उठ रही थी कि इस उम्र को बढ़ाकर 16 साल किया जाए। तो एक विरोध था कि 18 साल किया जाए, तो एक विरोध था कि नहीं, 18 साल नहीं होना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण और भी था। लश्कर तैयबा ने अपने आतंकी संगठनों को निर्देश दिया, जितने भी आतंकी थे उनके संगठन में, और कई आतंकियों का डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, वहां का जो भी होता है प्रमाण, उसमें एज को घटाकर 17 यानी 18 से कम करवाया गया। उसने कहा कि भारत में जो व्यवस्था है उसमें अगर 16 साल कम उम्र में रहोगे, 16 साल से कम करवाया गया, कम उम्र में रहोगे तो आप आराम से वहां अपराध कर सकते हो और जेल से बच सकते हो। ये भी एक चिंता का विषय था। और इधर 2012 में निर्भया कांड घटित हुआ, ये भी एक चिंता का विषय था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव लाना आवश्यक हो गया था। और इसी सब चीजों को, और ध्यान देना, मैं एक चीज मिस किया हूं, 2000 में ही किशोर की उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी, क्योंकि 1989 में जो यूएन कन्वेंशन में 18 साल जब रखा गया, तो हमारे यहां भी जरूरी हो गया कि उस कानून को, पहले 16 था 86 में, उसको बढ़ाकर 18 किया जाए। लेकिन 18 तक के बच्चे द्वारा किए गए अपराध की सजा 3 साल की सुधार गृह की थी। ये 2000 के कानून में था। और जब समझा गया कि 18 वर्ष तक का नाम लिखवा के आतंकी भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे और उनको हमें 3 साल का सुधार गृह में भेज के छोड़ना पड़ेगा, बड़े बड़े उग्रवादी संगठन बच्चों को यूज करना शुरू कर दिए थे इस तरह के अपराध में। और 16, 17, 18 साल में मेच्योरिटी, परिपक्वता स्तर भी भारत का इतना तेजी से बढ़ रहा था आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, कि 16, 17 में तो बच्चे संगीन संगीन अपराध करना शुरू कर दिए थे। तो महसूस किया गया। और इधर निर्भया कांड में निर्भया के मां बाप पूरी तरह से लोटपोट हो गए सरकार पर दबाव बनाने के लिए, कि जो उसका एक अभियुक्त था जिसकी उम्र 18 साल से कम थी,
जिसको मात्र 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कानून ऐसा था कि उसके सजा का कहीं कोई प्रोविजन नहीं बन रहा था। सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कानून तो यही है ना, बाल न्याय अधिनियम 2000 कहता है कि बच्चों को 3 साल से अधिक सुधार गृह में ही रखना होगा, वयस्क की तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन करना आवश्यक लग रहा था, और तब जाकर के बच्चा 2015 में हमने एक नया कानून बनाया, जिसमें हमने 2000 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, जिसको हम कहते हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। क्लियर है? इसमें पीछे समस्या क्या क्या थी? पीछे के कानून में समस्या थी कि 18 वर्ष तक के लोगों को बच्चा माना गया था, क्योंकि इवन का एज 18 साल ही था, तो 18 साल तक के बच्चों को बच्चा माना गया था, और बच्चा मानकर चाहे वो कैसा भी अपराध करे 3 साल उनको सुधार गृह में भेजा जाता था, दंड का प्रावधान नहीं था। समस्या था। और 18, 17, 16, 17, 18 के बच्चे बड़े बड़े अपराध करना शुरू कर दिए थे। कई आपराधिक संगठन और उग्रवादी संगठन इनको यूज करना शुरू कर दिए थे। तो यहां पर एक जरूरत थी कि इनके द्वारा किए गए गंभीर अपराध के लिए सजा का व्यवस्था होना जरूरी था, जो प्रीवियस कानून के तहत संभव नहीं था। निर्भया कांड में भी बहुत गंभीर अपराध था, और ऐसे गंभीर अपराध के लिए इनको सजा मिलना चाहिए था, जो पुराने कानून में संभव नहीं था। और दूसरा कि बच्चे अब इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे थे कि बड़े अपराध और छोटे अपराध के बीच भी डिफरेंशिएट करना जरूरी था, और उनके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान करना भी जरूरी था। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कानून लाया गया, और वही कमी को इस कानून में दूर किया गया। डन। सबसे पहले तो इस कानून में बच्चों की 2 कैटेगरी बनाई गई। कल मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं था तो मैं भटक गया था, मैंने कह दिया था कि 14 साल तक के और 14 से 18 नहीं, 16 साल तक और 16 से 18 2 कैटेगरी बनाई गई। एक 16 साल तक के बच्चे और दूसरे 16 से 18 साल के बच्चे। 16 साल तक के बच्चे को बच्चा माना गया, डन, और 16 से 18 को किशोर कहा गया। ओके। और इस कानून में प्रावधान किया गया, ध्यान से सुनो, कि 16 साल तक का कोई बच्चा यदि अपराध करता है तो उस पर कानून का नजरिया उधार होगा, और उसको 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजा जाएगा। डन। और जब 16 से 18 साल का कोई बच्चा अपराध करता है तो उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। वो अब बच्चा बच्चा नहीं है, वो किशोर है, और उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। पीछे की कमी को तो दूर कर दिया गया, लेकिन यहां पर भी एक कमी फंस रही थी कि अगर 16 से 18 वर्ष का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो अपराध का कैटेगरी कैसा, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कंफ्यूजन में हम बड़ा जेल भेज दे जहां और बड़ा अपराधी बने। तो वयस्क की तरह मुकदमा तो चलाया जाए, लेकिन कहीं भी रति भर भी सरकार से गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था का अप्रोच यही है बच्चा, कि एक दोषी को भले सजा ना मिले चलेगा, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर काफी संवेदनशीलता दिखाया गया, और कैसे इसको रोकने का प्रयास किया गया, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले कहा गया कि
16 से 18 वर्ष का कोई बच्चा यदि अपराध करता है तो उस पर वयस्क की तरह सीधे मुकदमा नहीं चलाया जाए। ओके, एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा जिसमें एक उसका 3 मेंबर होंगे, एक जज होंगे, एक सोशल वर्कर 2 होंगे, उसमें से एक सोशल वर्कर महिला होगी। ओके, इस कॉल JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और 16 से 18 वर्ष द्वारा के बच्चे द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर JJB विचार करेगा और विचार करके वो देखेगा कि यह अपराध कैसा है और इस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। डन। जब वो रिपोर्ट में देगा कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए तभी चलाया जाएगा, अन्यथा नहीं चलाया जाएगा। 16 से 18 वाले को भी यह कह देता है कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाने लायक अपराध नहीं है, तो फिर उस बच्चे को 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, जैसे 16 साल तक के बच्चे को भेजा जाता है, वहां पर उनके सुधार की व्यवस्था की जाएगी। मान लो कोई JJB को सिट कर लिया क्योंकि उसमें सामाजिक कार्यकर्ता है, आसान है, और जो जज है वो भी रिटायर्ड है, पॉसिबल है ना, तो एक और लेयर दिया जाए। वो और लेयर क्या है बच्चा? तो JJB विचार करेगी और वो अपना रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजेगी। देन फाइनली बाल न्यायालय विल डिसाइड कि उस बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं चलाया। क्लियर है? मान लीजिए कि यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ ऑब्जेक्टिवली एफर्ट भी किया जाना चाहिए, और इसके लिए 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किए गए अपराध की 3 कैटेगरी बना दी। एक वो अपराध जो बिल्कुल जघन्य है। अब जघन्य अपराध क्या कहलाएगा? अगर मान लो कि JJB और बाल न्यायालय कह दे कि अपराधी ने जघन्य टाइप का किया है, इसको क्या किया है, व्हाट इज जघन्य अपराध, तो कहा गया कि वह अपराध जिसके लिए हमारे न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। अब मर्डर तो जघन्य अपराध है, तो वो ऑल टाइप ऑफ क्राइम जिसके लिए हमारा IPC 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान करता है वो जघन्य अपराध। ओके, उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ये संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा, ये गैर जमानती होगा। संज्ञेय का मतलब होता है कि वैसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है, और गैर संज्ञेय अपराध होता है जहां वारंट की जरूरत होती है। गैर जमानती का मतलब जिसके लिए जमानत कोर्ट की प्रक्रिया द्वारा मिलेगा, सामान्य जमानत उसका अधिकार नहीं है। बहुत से ऐसे दफा है जहां पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि वहां अधिकार है हमारा जमानत लेना, और उसी समय हम जमानत लेंगे और जमानत उनको देना पड़ेगा। ये हमारे IPC की धाराओं में है कि इस तरह के अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती, उनको जमानत देना ही पड़ेगा। तो जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। गैर जमानती मतलब बड़ा अपराध है, तो जो गैर जमानती है, जो संज्ञेय है और जिसके लिए 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, वो जघन्य अपराध कहलाएगा। और जघन्य अपराध पर मुकदमा वयस्क की तरह चलाया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिवली कैटेगराइज कर दिया गया। अब यहां पर JJB भी और बाल न्यायालय भी बंधे हुए, वो बहुत अब मनमाना नहीं कर सकते। दूसरा वो है जिसको कहा गया गंभीर अपराध। गंभीर अपराध वो है जिसके लिए 7 साल से कम और 3 साल से अधिक के सजा का प्रावधान वाले जितने भी अपराध हैं वो गंभीर अपराध की कैटेगरी में आएंगे।
गंभीर अपराध की कैटेगरी में आएंगे। ये अपराध भी संज्ञेय है, गैर जमानती है, ये गंभीर अपराध। और तीसरी कैटेगरी हो गई छोटा अपराध, जिसके लिए 3 साल से कम की सजा का प्रावधान। अब इस तरह के अपराध पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये यहां पर एक ऑब्जेक्टिव व्यवस्था की गई ताकि कड़ा कानून भी रहे और इसका मिसयूज भी निर्दोष न फंसे। ये हमारा कानून का प्रावधान है, 16 से लागू किया गया। 16 से 18 वर्ष, 16 वर्ष से नीचे के बच्चे, ठीक है, जो 16 से 18 वाले हैं उन पर किशोर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान, राइट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बता दिया हूं, जेजेबी। अब तक यहां फैक्ट भी दे दिया हूं, अब तक 701 जेजेबी का गठन किया जा चुका है। सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इसके बाद वो डिसाइड कर देगा कि नहीं करना चाहिए तो उसको पुनर्वास के लिए भेजा जाए या वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। जेजेबी विल डिसाइड, बट जेजेबी कहां भेजेगा रिपोर्ट? बाल न्यायालय को भेजेगा और बाल न्यायालय फाइनली निर्णय लेगा कि क्या करना है। ओके। फिर प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान। ये समिति जो बच्चा को सुधार गृह में भेजा जा रहा उस पर भी निगरानी करने के लिए एक समिति चाहिए। ये समिति यही काम करेगी, देखेगी कि वहां पर सुधार गृह में प्रॉपर सुधार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्या वहां पर भी तो इन लोगों को शराब उराब पैसा लेके नहीं दिया जा रहा और ये और ज्यादा अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। ये भी केयर करना जरूरी है ना जी। ये काम करने के लिए व्यवस्था की गई, ठीक है। बाल कल्याण समिति के प्रधान। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किशोर द्वारा किए गए अपराध को 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला जघन्य, 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान। कॉग्निजेबल, संज्ञेय, गैर जमानती और बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस पर बाल न्यायालय ही विचार करेगा। डन। तीसरा, गंभीर या घोर अपराध, 7 से 3 साल के बीच की सजा का प्रावधान। यह भी संज्ञेय होगा, गैर जमानती होगा। अब 21 में इसको भी यह था कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, पर 2021 में कर दिया कि यह भी बाल न्यायालय में ही विचारणीय होगा। तो तीनों सेम हो गया। तीसरा है मामूली या छोटे अपराध, जिसके लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और यह अपराध संज्ञेय नहीं, ये असंज्ञेय है। और असंज्ञेय कैटेगरी जमानती है, इस पर जमानत मिल सकता है लोगों को। और ये मजिस्ट्रेट, इसको भी कर दिया गया बाल न्यायालय के द्वारा विचारणीय। मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया 2015 के कानून। डन। 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर गंभीर और छोटा अपराध करने पर वयस्कों की भांति मुकदमा तब चलाया जाएगा जब उसको 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया हो। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लो। मान लो कि एक लड़का है जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष है और उसने जघन्य अपराध किया, तो उस पर मुकदमा वयस्कों की तरह चलेगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है। 16 से 18 वर्ष का बच्चा है, 18 वर्ष का बच्चा यानी 18 के नीचे ही है, और 18 से नीचे का बच्चा अपराध करता है, गंभीर वाला और छोटा वाला, और अपराध करके पकड़ा जाता है, तो उस पर वयस्कों की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाए, यानी उस पर हम बच्चे की तरह सुधार गृह में भेजेंगे, लिबरल होएंगे। हमारी जेजेबी विचार करते समय, बाल न्यायालय विचार करते समय इसको कंसीडर करेगी। लेकिन भाग गया और 21 वर्ष बाद पकड़ा गया, तो वयस्क है और उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए। तो दोनों, बाकी के दोनों तरह के अपराध करने वाले पर वयस्क की तरह मुकदमा तभी चलाया जाएगा बच्चा जब वो 21 वर्ष के बाद पकड़ा गया हो। इसमें विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। ड्रग्स देना, फलाना, भीख मंगवाना, 5 वर्ष की सजा, आदि 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 आदि। क्लियर है? इसमें सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, इस कानून में कहा गया कि कारा को संवैधानिक दर्जा
दिया जाए, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो बच्चे को गोद लेने को रेगुलेट करती है। और आज गोद ले लेकर के बहुत सारे बच्चों के साथ एब्यूज किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए जरूरी है कि कारा एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करे, और ये तभी कर पाएगी जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इसकी आलोचना बहुत है, 2015 के कानून की आलोचना बहुत है, क्योंकि हमारे समाज में दो वर्ग हैं। एक कहता है गलत करता है तो दंड दो, और एक कहता है कि नहीं भाई, हमारा भारत का कानून सुधारवादी है, बच्चों के प्रति, अपराधियों के प्रति सुधार नजरिया रखना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, वो इसी समाज के अंग हैं। अपराधी किसने बनाया? उनको समाज ने बनाया। कहीं ना कहीं समाजीकरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया रही, कहीं ना कहीं पालन पोषण की दोषपूर्ण प्रक्रिया रही, कहीं ना कहीं राज्य के संरक्षण की दोषपूर्ण प्रक्रिया रही, जिसके चलते वो क्राइम करने लगे। जो हमारा कम्युनिस्ट अप्रोच है बच्चा, वो इसी पर ध्यान देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कम्युनिस्ट नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का विरोध करते हैं। वो कहते हैं नक्सली इसी समाज के अंग हैं, उस पर बड़ा अभियान नहीं चलाना चाहिए। नक्सली अलगाववादी, उग्रवादी टाइप के बाहर के लोग नहीं हैं, आतंकी नहीं है पाकिस्तान से आए हुए। ये हमारे ही समाज के अंग हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं, गुमराह हैं, और इनके प्रति सरकार का नजरिया सुधारवादी होना चाहिए। जबकि वहीं पर दूसरा नजरिया कहता है, और वर्तमान सरकार दूसरे नजरिए पर फोकस्ड है कि मारो, जो गलत करेगा उसके लिए कहीं कोई उपाय नहीं है, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकोण, नीति। तो बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण उदार सुधार वाला है, उसने इस कानून की बहुत आलोचना की है। यहां तक कि जेस वर्मा जी ने भी इस कानून की थोड़ी आलोचना कुछ संदर्भों में करी। तो मैंने यहां पर इनकी आलोचना वही की है कि इनको सुधार या पुनर्वास की जरूरत है। इनको वयस्क की तरह मुकदमा चला करके जेल में भेजोगे तो बहुत बड़ा अपराधी बन करके निकलेगा। न्याय का पर्पस ये नहीं है। आलोचना है जेस वर्मा की आलोचना, कुछ और आलोचना। फिर भी हम कहेंगे कि पहले की तुलना में इस कानून को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है। पीड़ित या पीड़िता को अधिक से अधिक इस कानून के द्वारा न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है। जेजेबी और बाल न्यायालय को अधिकार देकर और अपराध की 3 कैटेगरी बनाकर किशोरों के साथ गलत न हो, इसको भी रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन उम्र का फायदा उठाकर कोई बहुत बड़ा गलत करे तो उसको भी दंड दिया जा सके, इस कानून में ये व्यवस्था भी की गई। इसलिए कुल मिलाकर के इसकी तारीफ करेंगे और तारीफ करके इसको समाप्त करेंगे। और फिर आता है आपका 2021, इसमें भी कुछ संशोधन किया गया, और संशोधन करके बच्चा इस कानून को थोड़ा कड़ा कर दिया गया। मेन हम संशोधन पे आते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिसकी हमने चर्चा की, उसका ऑडिट किया गया तो पता चला 90% गैर सरकारी संगठन चलाते हैं और जम के इसमें अनाचार हो रहा है। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हमारे ऑडिट में सामने आई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऑडिट किया था और उसने रिपोर्ट दिया, उसने रिकमेंडेशन किया। और मैं आपको पहले भी बताया था कि इस आयोग के ही रिकमेंडेशन पर 12 का कानून बना, आयोग के ही रिकमेंडेशन पर 15 का कानून बना, आयोग के ही रिकमेंडेशन पर संशोधन भी इसमें किया गया। तो इसने आयोग ने रिकमेंडेशन किया था। 15 में संशोधन लाने के बाद भी 39% सीसीआई रजिस्टर्ड नहीं थे। बाकी इसमें कमियां रही। प्रत्येक 5 में से बहुत सारी कमियां रही, आदि। कानून में 3 तरह के अपराधों को परिभाषित किया गया, परंतु यह देखा गया कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। वैसे अपराध को भी इसमें शामिल करने की जरूरत है, तब जाकर इसमें संशोधन किया गया। और इन्हीं सब चीजों को गोद लेने संबंधी बढ़ते मामलों में त्वरित निपटान की जरूरत हो रही थी, क्योंकि गोद लेने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा था। कई ऐसे गैंग पकड़े गए जो भारत की अनाथालय
यार यहां पर इतने लोग हैं कि इसमें से 2 4 10 20 लाख गायब भी हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोगों ने कुछ किया हो या ना किया हो, लोग तो अच्छा खासा जमा किए। इसलिए भारत में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो बच्चों को उठा लेते हैं और उनके अंगों की तस्करी करते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों को गोद ले लेते हैं पहले, और फिर गोद लेकर के लीगल तरीके से और फिर उनके अंगों की तस्करी करते हैं। बच्चे को गोद लेके उनसे वेश्यावृत्ति कराते हैं। बच्चे को गोद लेकर के महंगे दाम पर लड़कियों को तैयार करके उनको बेच देते हैं। इसलिए जरूरी हो गया था, और यहां पर अनाथालय में बच्चे टिड्डी की तरह भरे पड़े हैं। सरकार तो कह रही है कि गोद लो ताकि उन बच्चों का भला हो सके, लेकिन गोद अगर गड़बड़ लोग ले लिया तो बड़ा मुश्किल होगा। चलो, ये तो पैदा हुए बच्चे हैं जिसको गोद लेके हम उनका अंग बेच देते हैं, उनसे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। यहां तो ऐसे ऐसे अपराधी सक्रिय हैं बच्चा, जो पैदा करवाते हैं फिर उसको ले जाते हैं, फिर उसके अंग को बेचते। 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जब पारित किया गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था बच्चा। भारत में पहले कोई सरोगेट मदर को पैसा देकर सरोगेसी से बच्चा पैदा करवा सकता था, कोई कानून नहीं था। परिणाम क्या होता था कि विदेशी कपल आते थे, वहां पर भी सरोगेसी है, लेकिन वहां सरोगेसी में 90 लाख रुपए से अधिक खर्च होता है, 80 से 90 लाख, और यहां पर करीब 25-30 लाख में काम हो जाता है। तो आए, सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा कराने का निर्णय लिया। एक सरोगेट मदर जिस हॉस्पिटल से संपर्क किया, हॉस्पिटल ने ही सरोगेट मदर को हायर करके सेट कर दिया, 3-4 लाख रुपया उसको दिया, हॉस्पिटल ने लिया, सरोगेट मदर के पेट में बच्चा रखा गया गर्भ में, और जो कपल था वो कपल थोड़ा घूमने फिरने लगा। पेट में बच्चा 9 महीना लेगा ना, तब तक चलो लाल किला घूमते हैं, कुतुब मीनार घूमते हैं। सरकार को था कि इससे टूरिज्म को भी फायदा हो रहा है, इसको मेडिकल टूरिज्म कहा गया। मेडिकल टूरिज्म का एक प्रमुख अंग था सरोगेसी इंडिया में। और बच्चा पैदा हुआ और लेके चले गए। अब उसमें था कि सिंगल पेरेंट भी सरोगेसी करा सकते थे। करण जौहर सरोगेसी से बच्चा पैदा, कई ऐसे लोग हैं आपके सिनेमा में। ये 2021 के कानून आने के पहले लोगों ने सरोगेसी से बच्चा पैदा करवाया और पितृत्व को ग्रहण किया। तो सिंगल पेरेंट भी करा सकते थे, लिव इन वाले भी करा सकते थे, सबके लिए सरोगेसी मान्यता। और उसमें बहुत सारे ऐसे गैंग थे जो सरोगेसी करा करा करके बच्चे को ले जाते थे। और सऊदी अरब और अरब कंट्री में इतने पैसे वाले लोग हैं कि पता चला सोना का कार है और बेचे का किडनी नहीं है। तो जिस इतना पैसा वाला है, सुने होंगे ना कि अरब वगैरह में ढेर सारे लोगों के पास कार सोने का है, पैसे की कमी वहां नहीं है। तो सोचो कि इतना पैसा है और किडनी नहीं है, तो किडनी के लिए तो करोड़ों दे सकते हैं। सरोगेसी से उनके बच्चों के लिए महंगे दाम पर लोगों ने अंग बेचने के लिए सरोगेसी को यूज किया। ऐसे गैंग एक्टिव थे। ये गैंग थाईलैंड में पकड़ा गया। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सरोगेसी इंडिया और थाईलैंड में ही था। टोटल वर्ल्ड के सरोगेसी का 60% इंडिया में होता था बच्चा। तो भारत में गोद लेने वाली कहानी भी बहुत गलत तरीके से भी यूज में है। इसको कंट्रोल करने के लिए इस कानून में भी प्रावधान किया गया कि इसको, ठीक है। इसमें जो संशोधन किया गया, 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनाधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध। समझ में आ रहा है क्या? 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम। पहले वाले कानून में था कि यदि 7 साल से अधिक की सजा वाला कोई कानून होगा तो वो जघन्य अपराध, 7 से 3 वाले को गंभीर अपराध,
और 3 से नीचे वाले को मामूली अपराध। ओके, अब एक अपराध है जिसको आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि इसमें सजा 7 साल की निर्धारित की गई, न्यूनतम नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है? मिनिमम, या अगर मान लीजिए कि दे दिया गया, एक साइड ओपन छोड़ दिया गया, तो 1 साल का भी हो सकता है। तो 1 साल का सजा का प्रावधान अगर किसी केस में है तो फिर मामूली में क्यों न रखा जाए, फंसेगा ना। तो इसको क्लियर किया गया। यहां बहुत ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इतना गहराई में नहीं जाएगा, मोटा मोटी एक आउटलाइन। और मैं 10 बात बताऊंगा तो पक्का है कि 5-6 ही याद रहेगा आपको, बट वो वाला जरूर याद रहेगा कि कलम से आप लिख सको। दूसरा किया गया कि 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। इसको किया गया। अपराध की प्रकृति में संशोधन किया गया। गंभीर अपराध जो संज्ञेय और गैर जमानती की जगह पर उसको भी कर दिया गया असंज्ञेय और गैर जमानती होगा, यानी उसके संज्ञेय की जगह असंज्ञेय कर दिया गया। असंज्ञेय का मतलब होता है कि गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेना होगा। क्लियर है? जघन्य अपराध के साथ साथ गंभीर और घोर अपराध और मामूली और छोटे अपराध पर भी बाल न्यायालय में विचार होगा। मैंने पहले भी कह दिया था कि मजिस्ट्रेट नहीं, बाल न्यायालय आ जाएगा। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की सदस्यता निर्धारित कर दी गई कि किस तरह के लोग, प्रशिक्षित लोग हों, तभी जाकर के बच्चों को ध्यान से वो केयर कर पाएंगे। बाल इनके बारे में कुछ कर दिया गया। न्यायालय की जगह जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका थोड़ी बढ़ा दी गई और गोद लेने संबंधी प्रक्रिया में भी थोड़ा संशोधन कर दिया गया। यही है बच्चा संशोधन कंप्लीट, डन। दोनों का समीक्षा भी मैंने दे दिया है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दोनों अभी प्रक्रिया में लगातार चल रहा है, चर्चा में रहेगा। कुछ भी इस पर आता है तो आपकी निगाह एक बार चली जानी चाहिए, एक बेस तैयार रहेगा। तो इसको जोड़ के अगर कुछ भी पूछता है तो हम लोग तैयार रहेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हेडिंग डालिए। पहले वाले में नीचे लिख दिए हैं पीडीएफ। बच्चों के रक्षोपाय हेतु नीतिगत प्रयास। बच्चों के रक्षोपाय हेतु नीतिगत प्रयास। ओके, और यहीं पर नीचे एरो देकर लिखो राष्ट्रीय बाल नीति 2013। ठीक है, दो 2013 में हमारी सरकार ने बच्चों के ऊपर महसूस किया कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल पॉलिसी को बनाया गया। ये पॉलिसी ऐसी थी जो बदली हुई परिस्थितियों को इसमें कंसीडर करे, इसमें समाहित करे। पहले की तुलना में स्थिति बहुत बदल चुकी थी। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पहली बार बनाई गई थी 1974 में, और 74 के बाद 36 साल 36 साल हुआ 26 साल 26 साल, और इधर 10 साल 12 13 14 साल, तो लगभग 40 साल का सफर बीत चुका था। हुआ कि एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। 74 की बाल नीति में कल्याणकारी नजरिया था, बच्चों पर कल्याणकारी दृष्टिकोण से विचार किया गया था। इसलिए बच्चों के
कल्याण के लिए जो जो डायरेक्शन और गाइडलाइन था वो दिया गया था। 1989 में दृष्टिकोण दुनिया का बदल गया। कल्याण की जगह अधिकार इसलिए भी जरूरी हो गया था, हालांकि अधिकार को केंद्र में रख करके वैधानिक प्रयास, योजनागत प्रयास शुरू हो चुका था, लेकिन इसलिए भी जरूरी हो गया था कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, और उसी का रिजल्ट हुआ राष्ट्रीय बाल नीति 2013। 2016 में इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा नहीं पूछेंगे, राइट? क्योंकि 16 में पूछ दिया पॉलिसी से, तो दोबारा कुछ नया पूछा जाना चाहिए। बट यूपीएससी हमारे उम्मीद के अनुसार नहीं चलती। वो कहती है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप लोग पेपर देखते हो, इसलिए हम लोग पढ़ तो लेंगे, लिखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिसी को जोड़ करके डायरेक्ट पॉलिसी पे ही क्वेश्चन नहीं बनता है। पॉलिसी को जोड़ करके कुछ अन्य संदर्भों में भी क्वेश्चन बन सकता है। आज बच्चों के समन्वित विकास और संरक्षण के लिए नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 एक कारगर कदम है या नहीं है, या क्या और संशोधन की जरूरत, कुछ भी कहीं ना कहीं घुमा के फिरा करके बन सकता है, तो एक नजर हम लोग डाल लेते हैं। डन। 2-3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला नजरिया, इस नई चाइल्ड पॉलिसी में बच्चों के प्रति नजरिया कल्याणकारी की जगह अधिकारवादी रहा, जिसमें हमारी सरकार ने इस नीति में बल दिया कि बच्चों को जो उनका अधिकार है वो दिलवाया जाएगा। डन। दूसरा, इस बात को ध्यान में रखा गया कि बच्चे हमारे लिए अमूल्य संपत्ति है। बच्चे हमारे देश के सबसे अमूल्य संपत्ति है। ये हमारे देश के भविष्य है। यही हमारे देश के भविष्य और विकास को निर्धारित करते हैं। इसलिए इनके प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनशील हो, इनके साथ कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए, क्योंकि ये ठीक तो आपके आगे का पूरा देश ठीक। इसको आप देश से गायब करो ना, आप परिवार पे ले आओ। परिवार में एक नालायक तो परिवार खत्म, और एक लायक तो पूरा परिवार का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबका अपग्रेडेशन हो जाता है। तो राष्ट्र के संदर्भ में भी बच्चों को इसी रूप में देखना चाहिए, और बच्चों के समग्र पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इसकी जो तीसरी बात थी, अधिकारवादी दृष्टिकोण, पहला, बच्चे को एक मूल्यवान संपत्ति, बच्चे को एक महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति पहले वाले में भी समझा गया था, यहां पर भी समझा गया, कंटिन्यू रहा, अधिकारवादी दृष्टिकोण इसमें डाल दिया गया। तीसरा, बच्चे एक रूपीय नहीं है। ये इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसमें बच्चों को में विद्यमान विषमरूपता को ध्यान में रखा गया कि बच्चे कई किस्म के हैं, और हर किस्म के बच्चों के भला के लिए नजरिया, दृष्टिकोण, तरीका आपका अलग अलग होना चाहिए। और इस नीति में बच्चों की कैटेगरी बनाई गई। कुपोषण के शिकार बच्चे, तो भिक्षाटन करने वाले बच्चे। अब कुपोषण के शिकार बच्चे अलग हैं और भीख मांगने वाले बच्चे अलग हैं। बाल श्रम में फंसे बच्चे अलग हैं, तो नक्सलवाद और उग्रवाद में फंसे बच्चे अलग हैं। यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे अलग हैं, तो बीमार बच्चे अलग हैं। शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे अलग हैं। यानी हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है, तो हर बच्चे के समाधान के लिए प्रयास भी इनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। कुछ ऐसे समस्याएं इनकी है जहां हम इंटीग्रेटेड प्रयास से काम चला सकते। अगर हम बच्चों के कुपोषण की समस्या का समाधान करें तो स्वास्थ्य वाला ऑटोमेटिक
समाधान हो जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए नजरिया अलग अलग रखनी चाहिए। इस नीति की ये भी एक विशेषता है। एक चौथी विशेषता जो बदले दौर की थी, बच्चा क्रक्स मैं बता रहा हूं आपको, इस क्रक्स को ध्यान में रखो, यही 4-5 पॉइंट ध्यान में रखो तो नीति पे कुछ भी न याद आए तब भी आप नीति पे आंसर कर सकते। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे को सुना जाए। एक बहुत बड़ी सोच थी हमारे सरकार की जो उसके पहले नहीं थी। बच्चा है तो बच्चा जैसा रहा, हम गार्जियन हैं, हम गार्जियन हैं मतलब हम एब्सोल्यूट है, हम गार्जियन हैं मतलब हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं, और तुमको कहीं कोई तर्क वितर्क चू करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बात मान। एक अप्रोच था हमारे अभिभावकों का, हमारे गार्जियन का। हम बच्चों की नहीं सुनते थे, हम बच्चों पर अपनी इच्छाओं को आरोपित करते थे। दौर बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। इस बदली हुई परिस्थितियों में बच्चों की भी सुननी चाहिए, यानी हर बच्चे को अपना विचार, अपनी राय अभिव्यक्त करने का एक अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। उसकी हर बात को सुनी जाए, ऐसा वातावरण क्रिएट करना राज्य की जिम्मेदारी है। और एक बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों का परिवार से अलग होने की, इसको भी अब ध्यान में रखा गया। ये 4-5 पॉइंट बच्चा इस नीति का केंद्र है जिसको लेकर के नीति बनाई गई। एक नजर हम डाल सकते हैं, 74 के बच्चों को सर्वोच्च महत्व की संपत्ति घोषित करते हुए उनकी जरूरतों पर केंद्रित कल्याणकारी दृष्टिकोण रखा गया। समझ में आ रहा? मैंने आपको पेड़ वाला उदाहरण जो आप लोगों ने यूट्यूब पे क्लास अगर देखा होगा, जो यूपीएससी ने अभी पूछा था, समानता, समता और महिला सशक्तिकरण, तो पेड़ वाला उदाहरण मैंने दिया था, याद आ रहा है? तो सबसे लास्ट वाला जो उदाहरण है वही सशक्तिकरण का उदाहरण। समझ में आ रहा है? उनको अधिकार दीजिए ना, जो भी उनका अधिकार है, और उनको इंपावर्ड कीजिए। वो आपके दया के मोहताज नहीं बने। कल्याण का अप्रोच दया का अप्रोच है, मानवता का अप्रोच है। आप उन पर दया मत दिखाइए, उनका भला, जैसे बेचारा भिखार है, बेचारा दे दो, बेचारा, उसके अधिकार को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अधिकार को दिलाने की व्यवस्था कीजिए, जो उसका राइट है। एक सिटीजन के रूप में, एक इंडियन सिटीजन के रूप में उसका राइट है, वो उसको मिलना चाहिए। इसमें कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाया गया। बच्चों के प्रति निरंतर उभरती चुनौतियों तथा 1989 के यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ समायोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में एक नई नेशनल पॉलिसी लाई गई। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, पहला, 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है जिसके अपने मानव अधिकार है। हर बच्चा का अपना मानव अधिकार है और यह अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य की है। बचपन जीवन का अभिन्न अंग है, ये वापस नहीं आता, और एक बच्चे से किसी भी कीमत पर उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए। बचपन का तकाजा है कि पढ़े, खेले, खाए, पिए, मस्त रहे। लेकिन आज के वातावरण में कई बच्चों का बचपन बाल श्रम के रूप में, गरीबी के रूप में, कई रूपों में उनका छीना जा चुका है। वो नहीं छीना जाना चाहिए, यहां तक कि पढ़ाई में भी नहीं छीना जाना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि इसी नेशनल पॉलिसी को केंद्र में रख करके 2019 की हमारी शिक्षा नीति बनाई गई। ये शिक्षा नीति कभी सोचो, क्योंकि होता क्या है ना कि प्रश्न में जब फंसाता है तो आप छटपटाते हो कि ये कहां से कहां कैसे पूछा है। हमारी शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि बच्चों को लोड नहीं देने का है, ज्यादा परीक्षा उरीक्षा लेने का नहीं, ऐसे ही पास करते जाओ, ठीक है। हालांकि इसके कुछ डिमेरिट आए, ये पहले ही किया गया था, आपको पता होगा।
शुरू वाले में किया गया था ना कि बच्चे पास कर जाएंगे, यानी जब दोबारा बच्चा 8वें 9वें में गया पढ़ने के लिए, था ना कि नो डिटेंशन पॉलिसी, पुराने जो हमारे नया कानून बनाया गया, कौन वाला कानून, 2009 का कानून बनाया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था जिसको कहा जाता है नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी मींस एक बच्चे को क्लास में डिटेन नहीं किया जाएगा, 5th में है तो 6th में जाएगा, 6th में है तो 7th में जाएगा, 7th में। समझ में आ रहा है? यह प्रोविजन था। इस प्रोविजन के पीछे का यही था कि उसके बचपन को खत्म मत करो। कई ऐसे स्टडी आए कि बच्चा कूली बन जाएगा, बैग इतना लाद देते हैं स्कूल वाले, माँ बाप भी उसी को ठेल ठाल के बस पे बैठा के भेज देते हैं, बेचारा हांफते कांपते स्कूल जाता है, स्कूल में इतना वर्कलोड है। धीरे धीरे कम किया गया। आप 2009 के अधिकार अधिनियम को पढ़ो, और हुआ कि नहीं, प्रेशर नहीं देना है। बच्चे का सुसाइड रेट बढ़ गया था फेल होने के कारण। प्रेशर नहीं देना है, पास करते जाओ। इसका नुकसान यह हुआ बच्चा कि 2014-15 इधर लगातार क्या हुआ कि शुरू में तो बच्चा नो डिटेंशन के कारण पास होता रहा, तो बच्चों में पढ़ने वाली आदत खत्म हो गई। और इसके बाद जब वो 9th में गया तो उसका रिजल्ट इतना खराब हुआ कि इस पर घोर विरोध हुआ। कई राज्यों में नो डिटेंशन पॉलिसी के खिलाफ राज्य में प्रस्ताव पारित किया गया, सरकार पर दबाव बना कि इस नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जाना चाहिए। मैं यहां कहना इसलिए चाह रहा था, अब नो डिटेंशन नई शिक्षा नीति आई, बट नई शिक्षा नीति में भी इस बात को ध्यान में रखा गया कि बच्चों के बचपन और उसके विकास को केंद्र में रखा जाए, लादा नहीं जाए बच्चों पर पढ़ाई, उसका बचपन खत्म नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इससे अभिप्रेरित इस अधिनियम से, क्योंकि जहां भी बच्चा है वहां उसका बचपन है। चाहे स्कूल के सिस्टम में बच्चा है वहां बचपन है, चाहे वो कमा कर रहा हो वहां बच्चा है तो बचपन है। उसी बचपन को केंद्र में रखकर बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी लंबे समय तक चलाए। बच्चे को घर में भी काम नहीं करवाना है, उसके लिए प्रावधान 2016 में बाल श्रम अधिनियम में किया गया। तो ये केंद्र में है बच्चों के प्रतिनिधि। बचपन जीवन का अभिन्न अंग है जिसकी अपनी कीमत है, अपना महत्व है। बच्चों का समूह समरूपीय नहीं है, डाइवर्सिटी है। और बच्चों के विकास हेतु एक दीर्घकालिक सतत बहुक्षेत्रीय एकीकृत समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। और आपकी सारी योजनाएं जो है इसी को केंद्र में रखकर बनाई गई है। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रत्येक बच्चे का सार्वभौमिक, अतुलनीय और अविभाज्य मानव अधिकार है। वही पहला वाला जो उधर लिखे हो। बच्चों के अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं, और सभी अधिकार, चाहे वो जीवन का अधिकार हो, उत्तरजीविता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, विकास का अधिकार हो, संरक्षण का अधिकार हो, जितने भी अधिकार हैं ये बच्चे की भलाई और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हैं और ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। जीवन, उत्तरजीविता तथा विकास का अधिकार अस्तित्व मात्र से ऊपर है। केवल एग्जिस्टेंस राइट जो है ये तो सामान्य है यार, सरकार कुछ भी नहीं करेगी तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन यह नीति कहती है कि जीवन का अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार और विकास का अधिकार जो है वो अस्तित्व मात्र से ऊपर है, जिसको केंद्र में रखकर सरकार को प्रयास करना चाहिए। कल्याणकारी दृष्टिकोण अस्तित्व मात्र के अधिकार को प्रदान कराता है, जिसमें पहचान तथा राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है। बच्चों के भावात्मक यानी भावनात्मक, इमोशनल, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को समग्र रूप से संपोषित किया जाना चाहिए। बच्चों के मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सभी बच्चों के समान अधिकार हैं और किसी भी बच्चे से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सिंपल है। बच्चों को अपने परिवार से कभी अलग नहीं करना चाहिए, उनको सभी प्रकार की हिंसा से बचाया जाना चाहिए और उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इनका कुछ निर्धारण किया गया कि कैसे कैसे इन अधिकारों को प्राप्त किया जाएगा और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान फॉर चाइल्ड
इसकी निगरानी के लिए नीति का कार्यान्वयन जो योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा, उसकी निगरानी के लिए एक संस्था नेशनल एक्शन प्लान फॉर चाइल्ड का विकास किया जाएगा और नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप के गठन का प्रावधान इस नीति में किया गया। अभी ये किया नहीं गया है गठन, लेकिन इस नीति में प्रस्तावित कर दिया गया। इसकी समीक्षा मैंने कर दी है कि और इस पर जो आपका इसी में कहा गया है कि इसी नीति के को ध्यान में रखते हुए 2015 में कानून का संशोधन, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं ये नीति इंपॉर्टेंट रही है। और फिर इस पर जो क्वेश्चन है मैंने यहां सामने आपको दे दिया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा गया है यूपीएससी में। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए, ठीक है, तथा इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन में जरा भी जटिलता नहीं है। राष्ट्रीय बाल नीति का प्रमुख प्रावधान बताइए और इसका क्रियान्वयन का क्या लेवल है ये बताइए। क्रियान्वयन का लेवल तभी बता पाओगे जब विभिन्न योजनाओं को आप समझोगे, पढ़ोगे कि इन नीतियों के अकॉर्डिंगली जो योजनाएं बनाई जा रही है और जो एग्जीक्यूट की जा रही है वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। यही है आपका क्वेश्चन। क्लियर है? हेडिंग डालिए। ये पीडीएफ ही है और आज मैं लूंगा छुट्टी, आज के लिए काफी है, ठीक है। मैं सोचा था आज खत्म कर दूंगा, लेकिन आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो कल मैं इसको खत्म करूंगा और कल हम लोग कल के बाद पढ़ेंगे। हमारे पास बच क्या गया है, महिला लास्ट में पढ़ेंगे। अति संवेदनशील में महिला को लास्ट में करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और भूख, ओके, और एक एनजीओ एसएचजी, यही बचा हुआ है। डन। तो दशहरा के पहले तक हम लोग आराम से कर लें, ठीक है। अगले महीने में 7 दिन ही समय मिलता है, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर छुट्टी है, 2 संडे है और 12 तारीख को दशहरा है, तो 2 दिन कम से कम छुट्टी रहेगा ही रहेगा। बट फिर भी कोशिश करें हम लोग की फास्ट होते हुए सिलेबस को पूरा करें। आप लोगों को मैंने एक टेस्ट दिया था, क्या आप लोगों ने उसको लिखा है? 2 क्वेश्चन मैंने दिया था, उसका आंसर जमा कर दिया है आप लोगों ने? मैं ही फ्रेम करवा के चेक यहां कर दूंगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू।